हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैथर्स। ये लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 का जो हमारा बचा हुआ पार्ट था हम लोग वो सारे आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे। और ये लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग 19 को पूरा फिनिश कर लेंगे। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 7 तक आर्टिकल 18 तक देख लिया है और 19 का हाफ देख लिया था हमने। क्लॉज ए क्लॉज बी हमने देख लिया है और हमने बहुत अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश किया था। आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक लौता ऐसा आर्टिकल था इस सब में जिसमें सबसे ज़्यादा रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे। तो हमने उसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक देखा था, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से याद करवाने की कोशिश किया है। अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसमें क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपको पता होगा आर्टिकल 19 जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, ठीक है। हमारे 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के पास हैं अवेलेबल, ठीक है। 15, 30, फिर है 16, 16 से हो गया 16, आर्टिकल 16, फिर हो गया आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। अब इसमें क्या था ना कि सिटीजन्स चाहे तो वो एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ये जो कंडीशन है ना एक कि सिटीजन्स चाहे तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको याद करने का क्या टेक्निक हो सकता है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? आप लोग कुछ लोग मिल करके साथ में आकर के कोऑपरेट करोगे तब ना, साथ में काम करोगे तभी तो आप लोग का, क्योंकि कोई भी मेन फंडा क्या होता है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंसान खोलता है तो उसका मेन पर्पस होता है कि हम चाहते हैं कि वो फ्लरिश करे, वो इंडिया में पूरा नाम कमाए, ठीक है, वर्ल्ड में पूरा नाम कमाए, फेमस हो जाए। तो जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे एक साथ तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है वो होता है कोऑपरेशन, टीम वर्क में, टीम वर्क। तो कोऑपरेट करना है, कैसे करना है? साथ में करना है। तो 7 तो आ गया, याद हो जाएगा 7। अब ये 9 क्या है? 97 9 क्या है इसमें? 9 मतलब नो का तो इसमें सवाल ही नहीं होता, ठीक है। जब भी बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तो इसमें नो का तो सवाल नहीं होता, साथ में कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नो, इसमें नो का कोई सवाल नहीं होता, साथ में सबको मिलके काम करना है, ठीक है। तो 97 इसका हिंदी आप देख लीजिए, 9 से 9, 7 से 7, ठीक है। नो का सवाल नहीं होता, साथ में मिलके सबको काम करना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो ऐड किया गया है ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है। इसमें क्या है ना कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हो, कंपनीज खोल सकते हो खुद का, ट्रेड यूनियन खोल सकते हो, एनी बॉडी ऑफ पर्सन। मतलब क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब है? एसोसिएशन मतलब आप लोग कुछ मिल करके, कुछ जन लोग मिल करके आप लोग कल को पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अपना खोल सकते हो, कल को खुद का एक ट्रेड यूनियन खोल सकते हो, कल को खुद का कंपनी खोल सकते हो आप लोग। अगर कुछ जन मिल जाएं और वो लोग कुछ काम करें एक साथ, तो एक तरीका का वो ग्रुप बना करके कुछ काम कर रहे हैं, यही है एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो आपके पास आज़ादी है कि आप लोग कुछ मिल करके, कुछ जन आप लोग मिल करके कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ये लक्ष्मीकांत में एक पॉइंट दिया हुआ था कि आपके पास इसमें ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, इसमें आपके पास अधिकार है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एसोसिएशन आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके साथ सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो उस एसोसिएशन को, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है कि आप नॉट टू फॉर्म, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एसोसिएशन बनाना है तो आपको एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप चाहो तो नहीं भी बनाओ, आपकी मर्जी। अब रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने पहले बताया था लेक्चर 7 में कि जब हमने ये कवर किया था सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी, तो हमने बताया था कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो आर्टिकल 19 में ही प्रोवाइडेड है। सारे 6 फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में ही प्रोवाइडेड है। और शायद मैंने लेक्चर 7 में ऐसा बोल दिया था कि पार्लियामेंट के पास अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो इन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक है। बट वो रिजनेबल होने चाहिए और वो डिसाइड कौन करता है कि ये रिजनेबल होंगे या नहीं होंगे? वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो कहाँ पे दिया हुआ है? वो आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में दिया हुआ है, ठीक है। 19 क्लॉज 3 में किसका रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था? 19 क्लॉज 3 में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसका दिया हुआ था, ठीक है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और फिर इनके इसका जो फर्स्ट ए है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था वो 19 क्लॉज 2 में दिया हुआ था, ठीक है। तो 19 क्लॉज 4 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसका दिया हुआ है, सी वाले का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। इनका क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट चाहे तो ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब वो 3 ग्राउंड्स क्या क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पहली है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड है पब्लिक ऑर्डर एंड थर्ड है मोरालिटी। याद हुआ? तो 19 क्लॉज 4 में 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो कि है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। सिर्फ 3 ग्राउंड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में 19 क्लॉज 4 में, जो कि क्या क्या है, हमारा सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, SNI ऑफ इंडिया कह लो आप लोग इसको, ठीक है। फिर है सेकेंड पब्लिक ऑर्डर एंड थर्ड है मोरालिटी। इन 3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब इसका क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेकर के चलो, मोरालिटी को बेसिस बना करके रखिएगा। कल को आप ऐसा ग्रुप बना रहे हो, ऐसा एसोसिएशन बना रहे हो जो कि इमोरल काम करती है, इमोरल काम करने के लिए जानी जाती है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही है, तो फिर वो आपकी ये इसके अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो रिस्ट्रिक्ट की जाएगी स्टेट के द्वारा इस ग्राउंड के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना कि कुछ ग्राउंड होने चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने राइट को एक्सरसाइज करोगे। फिर अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ था लक्ष्मीकांत में, क्या, राइट टू रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एसोसिएशन बनाया है XYZ करके, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉलिटिकल बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी XYZ, तो उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी स्टेट के द्वारा। ये वो अधिकार नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि आपके पास अधिकार है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बनाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, बट आप स्टेट से ये नहीं डिमांड करोगे कल को कि उसको रिकॉग्निशन मिले स्टेट के द्वारा। ये आप नहीं डिमांड कर सकते हो। आपके पास अधिकार था कि आप बना सकते हो, आपने बना लिया, बट अब वो किस बेसिस पे, वो कितना अच्छा काम कर रही है, उसके बेसिस पे अगर स्टेट को कल लगा तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उस चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आप जानते हो कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड तो होते हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं। वो रिकॉग्नाइज तभी होते हैं अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वही था इसका मतलब कि इसमें ये बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है कि आपने जो एसोसिएशन बनाया उसको कल को रिकॉग्निशन भी मिले स्टेट के द्वारा। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ आते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसमें क्या बोला गया है कि सिटीजन्स, जैसे कि मैंने पहले बताया 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। इसका क्या मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? यहाँ पे आप लोग देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D क्या कहता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके पास आज़ादी है। अच्छा, मैंने ये सारे 6 जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए हुए 19 क्लॉज 1 में दिया हुआ था, वो उसको भी मैंने एक ट्रिक से याद करवाने की कोशिश किया लेक्चर नंबर 7 में। अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है, ये बात कह रही है इसमें, ठीक है। B में क्या कहा जा रहा है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके पास आज़ादी है कि आप मूव कर सकते हो फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, सिटीजन्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंडिया जो है वो एक यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ स्टेट। इसका क्या मतलब है कि आप लोग इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हो और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना जाना आप लोग आराम से फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास राइट दिया हुआ है आर्टिकल 19 में। इससे रीजनलिज्म बहुत कंट्रोल होगा और इससे नेशनलिज्म का फीलिंग बढ़ेगा। हम लोग सब इंडियंस हैं, ठीक है। और इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आराम से आना जाना कर सकते हो। ये है इसका मतलब, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब। अब देखिए, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें 19 क्लॉज 1 में, उस सबके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अपने अपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। कहाँ पे? सबके 19 में ही दिए हुए, आर्टिकल 19 में ही सबके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है। तो जैसे कि इसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, इन दोनों के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है कॉमन है और इन दोनों के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 5 में दिया हुआ है, ठीक है। 19 क्लॉज 5 में दिया हुआ है और 2 ग्राउंड्स मेंशन है 19 क्लॉज 5 में। अब वो 2 ग्राउंड्स क्या क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आप मूवमेंट अपना करोगे, ठीक है। आपके पास अधिकार है कि आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में, किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हो, लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप ये काम करोगे।
एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के, ये थोड़ा सा मुझसे मिल गया, ये शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्यों, क्योंकि उनका, आप लोगों को पता होगा कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो इनका जो डिफरेंट इनका कल्चर होता है, इनका डिफरेंट कस्टम होता है, इनके खुद के लैंग्वेज होते हैं, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट इनका कल्चर, ये सब चीज़ इनका अलग होता है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। इसको भी ध्यान में रखते हुए आपके ये जो राइट है ना, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ओके, अब देखिए इसके 2 डायमेंशंस हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के 2 डायमेंशंस क्या क्या हैं? इंटरनल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट जैसे कि मैंने बताया, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, ठीक है, आप इंडिया के टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हो, आपके पास अधिकार है, राइट, आपके पास ये अधिकार है। बट एक्सटर्नल मूवमेंट का क्या मतलब है? एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब हुआ कि आप इंडिया में फिर कहीं बाहर गए हो, ठीक है, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री गए हो, अब्रॉड गए हुए हो, वहाँ से मतलब इंडिया से वहाँ जाना और फिर वहाँ से वापस इंडिया में आना, ये जो आपके पास राइट होगा, ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड एंड टू रिटर्न फ्रॉम देयर टू द कंट्री, टू इंडिया, ये जो अधिकार है, ये 2 अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के। मतलब आपके पास अधिकार है कि आप मूव कर सकते हो, कहाँ? इंडिया के अंदर मूव करने वाला जो अधिकार है, राइट ऑफ, ये जो इंटरनल मूवमेंट का जो आपके पास राइट है, वो तो प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिकल 19 के द्वारा। यहाँ पे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो दिया हुआ है, मूवमेंट के 2 डायमेंशंस हैं। क्या मूवमेंट का क्या मतलब है? इंटरनली मूव कर रहे हो या एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट मतलब आप बाहर जा रहे हो इंडिया से कहीं, या फिर इंडिया से फिर बाहर से वापस आ रहे हो इंडिया में, ठीक है। तो इंटरनल मूवमेंट तो ये वाली देख लेगी आर्टिकल 19 की, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। बट एक्सटर्नल मूवमेंट, इंडिया से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना, ठीक है, वो आर्टिकल 21 देखेगी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो देखेगी, ठीक है। तो इस डायमेंशन को आर्टिकल 21 देखेगा। अब मैं बात करती हूँ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंस का क्या मतलब है? अच्छा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये राइट्स, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट्स है। इसका 2 पार्ट क्या क्या है? राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्पोररीली, ठीक है। आप टेम्पररी बेसिस पे कहीं पे भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक्स स्टेट से वाई स्टेट में जा रहे हो, तो आप टेम्पररी पर्पस से जा रहे हो वहाँ पे रहने के लिए, एक ये हो गया। 2 पर्पस हो सकता है कहीं पे भी रुकने का। आप अगर एक्स स्टेट के रहने वाले हो, वाई स्टेट में गए हुए हो, तो आप वाई स्टेट में रुक गए, 2 पर्पस हो सकता है। या तो आप वाई स्टेट में टेम्पररी के लिए रुके हो, ठीक है, मतलब राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और वो टेम्पररी क्यों रुक पाए हो? क्योंकि आपके पास अधिकार दिया हुआ है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में, कि आपके पास ये अधिकार है कि आप रिसाइड कर सकते हो वहाँ पे। सेकेंड क्या है ये फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री परमानेंटली। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल कर सकते हो परमानेंटली, हमेशा के लिए। चाहो तो वहाँ पे ये बस सकते हो किसी भी पार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स स्टेट से वाई स्टेट गया, बट इस बार वो सिर्फ टेम्पररी पर्पस से रहने नहीं गया, वो उस बार वाई स्टेट में गया है वहाँ पे सेटल करने के लिए, परमानेंटली सेटल करने के लिए। इसका क्या मतलब है? अब वो वाई स्टेट को अपना डोमिसाइल बनाना चाहता है, इसका ये मतलब है। डोमिसाइल एंड रेसिडेंस में अंतर होता है। रेसिडेंस का मतलब होता है वो अभी आपका करंट एड्रेस क्या है, वो है रेसिडेंस। डोमिसाइल मतलब आप जहाँ रहना चाहते हो, आपने जहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है कि आप अपना पूरा जीवन वहाँ पे काटना चाहते हो, वो है आपका डोमिसाइल। समझ में आया? ठीक है। तो अब इसके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों के राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, इन दोनों के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो 19 क्लॉज 5 में दिए हुए हैं। तो इसका भी जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, इसके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 5 में वही 2 हैं। क्या? एक तो हो गया जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंड दूसरा हो गया ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। अब देखिए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का अगर मैं बात करूँ, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसमें क्या है
ये देखिए, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, चाहे तो कोई भी बिजनेस कर ले, कोई ऑक्यूपेशन कर ले, कोई भी ट्रेड कर ले, किसी भी प्रकार का ये सब चीज़ कर सकते हैं। हमारे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिटीजन्स को राइट दिया गया है। बट ये इसका यही मतलब होगा कि सिटीजन्स जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोफेशन को, बिजनेस को, ट्रेड को। मतलब इसका क्या मतलब है, ये जो राइट है ना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी सब क्लॉज जी, उसमें ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड, मतलब जो भी कमाने का जो भी तरीका होता है ना, जिस भी माध्यम से आप कमाओ, ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि आप प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब आप कर क्यों रहे हो, कमाने के लिए। तो जो भी तरीका है कमाने का, ये सारे ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड इस आर्टिकल में कवर हैं। एक्सेप्शन अब हम लोग देख लेंगे, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएगा। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें ही आ गया जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आप ऐसे काम नहीं करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया जिसमें आप मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो उससे आपको पैसा तो मिल रहा है। आप मान लीजिए ह्यूमन ऑर्गन्स का ये सप्लाई कर रहे हो इलीगली, तो पैसा तो आपको मिल रहा है, ये भी तो वन ऑफ द मीन है ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। बट ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है कहीं ना कहीं, और इस बेसिस पे स्टेट जो है वो आपके फिर वो जो आपने तरीका अपनाया है पैसा कमाने का उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, फिर आपको उसमें पनिशमेंट भी मिल सकता है, मिल सकता है, क्या मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोफेशन देखिए क्या क्या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो सब क्लॉज जी में सब क्लॉज जी पे जो भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो 19 क्लॉज 6 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 19 में, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना 19 क्लॉज 1 में, 6 फंडामेंटल राइट्स ABCDEF बिल्कुल नहीं जी, ठीक है। इतने सारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें जो भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 मतलब 6 सॉरी लैक ऑफ कंसंट्रेशन से यही होता है। 19 क्लॉज 1 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ये याद हो जाएगा आपको ABCDEF नहीं जी करके ABCDE जी करके। फिर ये भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 19 का अगर बात करें तो उसमें टोटल 6 क्लॉजेज हैं, ठीक है, टोटल 6 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6। क्लॉज 6 जो है उसमें लास्ट वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उसकी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, और उसमें क्या क्या है 3 दिए हुए रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल और द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, state can exclude completely partially private businesses of citizens from certain service industries को समझते हैं। देखिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हो। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोफेशन वाला लेते हैं, अब डॉक्टर बनने के लिए तो क्वालिफिकेशंस लगेंगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अब कल को कोई भी आए और बोल दे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे भी इलाज करना है, सबका ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ऐसे में तो फिर हमारा जो लाइफ है वो थ्रेटन हो जाएगा। तो इसलिए वन ऑफ द रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। मतलब स्टेट जो है, सरकार, स्टेट आप समझ सकते हो, स्टेट मतलब वो आर्टिकल 12 वाली स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकती है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। कह सकती है कि कुछ प्रोफेशंस को आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होने नेसेसरी हैं, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। फिर स्टेट कैन एक्सक्लूड कम्प्लीटली और पार्शियली प्राइवेट बिजनेसेस या फिर प्राइवेट बिजनेसेस ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम सर्टेन सर्विस और इंडस्ट्री। कुछ ऐसे सर्विस हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टेट जो है हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी भी प्रकार का ट्रेड, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर सकते हो। अब मान लीजिए कल को कोई आकर के बोले कि मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से बोले, ये होता है ना एटॉमिक वेपन्स वाला ये सब चीज़, न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, आपको पता होगा कि वो हमारी एटॉमिक जो एनर्जी है वो सब वहाँ से देखी जाती है, ठीक है। तो अब कल को कोई आकर के बोले कि वो उसे भी बनाना है ये सारे न्यूक्लियर वेपन, क्यों? क्योंकि वो भी तो एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है, वो भी एक प्रकार का, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट है कम्प्लीटली एक्सक्लूड करा हुआ है, बोला हुआ है कि नहीं, ये सारे जो मैटर्स है, न्यूक्लियर रिलेटेड मैटर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट देखेगी।
राइट। फिर पार्शली भी इंक्लूड एक्सक्लूड किया कर सकती है स्टेट। तो इस चीज़ के लिए अगर स्टेट इस तरीके से कुछ करती है कि कुछ सर्विसेज स्टेट खुद के हाथ में रखती है, स्टेट कुछ कुछ बिजनेसेस कुछ सर्विसेज स्टेट खुद के हाथ में रखना पसंद करती है, उस स्टेट की मोनोपोली होती है उस पर, ठीक है। गवर्नमेंट के PSUs होते हैं जो कि वो काम कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ देख रहे होते हैं, वो प्राइवेट बिजनेसेस के पास अवेलेबल नहीं होता करने के लिए। प्राइवेट मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग सिटीजन्स हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा कि हम लोग भी कल को मांग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फिर कल को ये चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि स्टेट ने हमसे वो राइट छीन लिया, ये वायलेशन होगा इस राइट का, बिल्कुल नहीं। और स्टेट को ये जवाब देने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। आर्टिकल 19 हो गया कंप्लीट हमारा। थैंक यू।